इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो रिजर्वेशन देने की बात करी है वो बहुत अच्छा है, स्वागत करना चाहिए। सीजेआई गवई साहब का बड़ा फैसला है। नहीं, बड़ा फैसला, अच्छी बात है, इसमें तो स्वागत करना चाहिए। जाते जाते गवई साहब को ये भी कहना चाहिए कि जितने भी देश के न्यायालय हैं उनमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पहले कानून मिनिस्टर हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश के अंदर जो कानून बनाकर, जो भारत का संविधान बना के देश के लोगों को जो अधिकार दिए हैं वो आज तक किसी ने नहीं दिए। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू प्रत्येक कोर्ट में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक फैसला दिया है कि जो यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी हैं उनमें ओबीसी आरक्षण भी अब लागू होगा। आरक्षण के तहत ही अब यहाँ पर जो नियुक्ति होंगी वो होंगी। इस फैसले कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा है, इसका स्वागत करना चाहिए। SC ST OBC का जो आरक्षण है वो यहाँ लागू होना चाहिए, पहले लागू नहीं था। हर जगह होना चाहिए क्योंकि रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अगर हमारी संस्थाओं में रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो हमारी बात नहीं कही जाएगी। मुझे तो ये भी लगता है कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं उनमें भी रिजर्वेशन होना चाहिए। जो जज बनते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बनते हैं, उनमें भी रिजर्वेशन होना चाहिए। जजों में भी होना हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जब भी तो आप न्याय दे पाएंगे। अगर जज ही नहीं है तो न्याय कैसे दे पाएंगे? अगर ये जो आरक्षण अब लागू है इससे क्या बदलाव होगा? देखो, बहुत बदलाव होगा। अगर 100 सीट भरी जाएंगी तो 100 सीट में 22% तो SC ST का रिजर्वेशन होगा, 27% OBC का होगा। लगभग 49% लोग जो हैं SC ST और OBC के लोग आएंगे वहाँ पर। जब वहाँ पर आएंगे तो उनका रिप्रेजेंटेशन होगा। वो यहाँ पर आकर अपने आप को मोटिवेट करेंगे, अपने बच्चों को सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचाने का काम करेंगे। रिजर्वेशन होना चाहिए, वो अपने लोगों के काम करेंगे, सारा कुछ काम करेंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन का मामला है। अगर केवल एक ही प्रकार के लोग एक जगह होंगे और दूसरे प्रकार के लोगों की एंट्री नहीं होगी तो वहाँ तो क्या है, वहाँ तो भाई भतीजाबाद चलेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो रिजर्वेशन देने की बात करी है वो बहुत अच्छा है, स्वागत करना चाहिए। सीजेआई गवई साहब का बड़ा फैसला है। नहीं, बड़ा फैसला, अच्छी बात है, इसमें तो स्वागत करना चाहिए। और मुझे तो ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में के साथ साथ पूरे देश में जो एक मुद्दा है कि जो भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, उनकी सुप्रीम कोर्ट में स्टैचू लगी हुई है बहुत बड़ी। तो जाते जाते गवई साहब को ये भी कहना चाहिए कि जितने भी देश के न्यायालय हैं उनमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पहले कानून मिनिस्टर हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश के अंदर जो कानून बनाकर, जो भारत का संविधान बना के देश के लोगों को जो अधिकार दिए हैं वो आज तक किसी ने नहीं दिए। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू प्रत्येक कोर्ट में होना चाहिए। कई कोर्टों में बाबा साहब के स्टैचू को लेकर विवाद चल रहा है, कहाँ विवाद कौन कर रहे हैं? एक पर्टिकुलर समाज के लोग कर पा रहे हैं जो हमेशा से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी के विरोध में है, जो न्याय की बात नहीं करते हैं, जो समता की बात नहीं करते हैं, जो भाईचारे की बात नहीं करते हैं, केवल ऊंच नीच की बात करते हैं और जाति के नाम पर वो फ़ायदा लेना चाहते हैं। अब इस देश में जाति के नाम पर कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो रियली में इंटेलिजेंट है, जो अच्छा इंसान है, उसी को लोग सम्मान करेंगे। जो जाति के नाम पर सम्मान लेना चाहता है वो अब दिन बीत गए हैं। अब जाति के नाम पर किसी को सम्मान नहीं मिलेगा। अब कर्म के आधार पर लोगों को पहचान भी करी जाएगी और लोगों को सम्मान भी दिया जाएगा। लेकिन अब लगातार देखने को मिल रहा, तमाम बीजेपी के नेता, यहाँ तक उपराष्ट्रपति ने भी कहा है कि संविधान की प्रस्तावना में जो 2 शब्द हैं, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद, इनको हटा देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं हटाना चाहिए। क्यों हटाना चाहिए इनको? देखिए, ऐसा है, सेकुलर जो है, सेकुलर और सोशलिस्ट जो शब्द हैं दोनों, वो उसकी आत्मा है संविधान की। अगर जस्टिस की बात करें जाएंगे तो जस्टिस कैसे देंगे? पर जस्टिस सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली। और अगर लिबर्टी की बात करेंगे, लिबर्टी ऑफ थॉट, एस्पिरेशन, बिलीफ, वर्शिप की बात करेंगे, सेकुलर स्टेट है। अगर लोगों को अपने धर्म को मानने की अगर परमिशन ही नहीं होगी, उनको आज़ादी नहीं होगी, तो फिर तो सेकुलर स्टेट हो ही नहीं सकता है। तो सेकुलर तो उसी में छुपा हुआ है, जो प्रियम्बल है, जो उसकी आत्मा है संविधान की, उसमें छुपा हुआ है। तो दोनों सब होने चाहिए। मकसद क्या है फिर बीजेपी का? मकसद ये है कि एक धर्म का राष्ट्र बनाना, एक भाषा का राष्ट्र बनाना। जितने भी अन्य देशों को देख लीजिए, जो एक धर्म के राष्ट्र हैं वो पतन की तरफ जा रहे हैं। और जो डेमोक्रेसी है, जहाँ पर डेमोक्रेसी मजबूत है, जैसे भारत में डेमोक्रेसी मजबूत है, भारत का संविधान मजबूत है, भाईचारा है यहाँ पर, यहाँ डाइवर्सिटी है, यहाँ सब धर्म में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारी लैंग्वेज हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं लोगों की, सब प्यार से रहते हैं। वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाली चीज़ है, या एक कलर का और एक लैंग्वेज का आप धर्म बनाना चाहते हैं, देश बनाना चाहते हैं, या एक ही धर्म का देश बनाना चाहते हैं, वो आपके फ़ायदे में रहेगा? वो सरासर फ़ायदे में नहीं रहेगा। अगर दुनिया में आगे बढ़ना है, डेवलप करना है कंट्री को, अगर कंट्री में प्यार मोहब्बत से रहना है, तो इसको जैसा है वैसे ही मजबूत बनाइए। केवल भारत के संविधान को लागू करने का काम कीजिए। सुप्रीमो में कहा कि संविधान से छेड़छाड़ की तो अंजाम बुरा होगा, हम सड़कों भी उतरेंगे। नहीं, बिल्कुल होंगे। जो संविधान को मानते हैं, जो अपनी आज़ादी को सुनिश्चित करना चाहते हैं, जो न्याय पर विश्वास करते हैं, समता पर विश्वास करते हैं, संविधान पर विश्वास करते हैं, इस देश के भाईचारे पर विश्वास करते हैं, डाइवर्सिटी पर विश्वास करते हैं, वो लोग बिल्कुल विरोध करेंगे अगर ऐसा कुछ हुआ तो। इन्होंने नारा दिया था 400 पार करेंगे, भारत के संविधान को बदल देंगे, मगर देश की जनता जागरूक हो गई और थोड़ी सी और जागरूक हो जाती तो इनका सुपड़ा ही साफ हो जाता। हुआ नहीं हुआ। तो देश की जनता आज भी संविधान में विश्वास करती है और संविधान को बिल्कुल भी वो छेड़छाड़ बिल्कुल भी
बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर देश के संविधान के साथ में छेड़छाड़ हुआ तो देश की जनता सड़कों पर भी आएगी और देश की जनता चुनावों में इनको सबक सिखाने का काम करेगी। वीकर सेक्शंस हैं, जो सोशलिस्ट ताकतें हैं, जो कमज़ोर वर्ग हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ा, अगर हम कहें तो घटना हुई है इजराइल ईरान के युद्ध में। एक तरफ पूरी कैपिटलिस्ट ताकतें थीं और दूसरी तरफ सोशलिस्ट ताकतें थीं। तो मैंने उस समय भी कहा था कि ईरान अगर इस युद्ध में से सिर्फ सुरक्षित रह जाता है तो ये पूरे ग्लोबल साउथ की और पूरे विश्व के कमज़ोर वर्ग की बहुत बड़ी जीत होगी। और मुझे ये खुशी है कि ये जीत हुई। ईरान आज सिर्फ अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो पूरे ग्लोबल साउथ के लिए, पूरे देश के सारे देशों में, खुद अमेरिका में, यूरोप में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी, कैपिटलिस्ट देशों में भी, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, जहाँ जहाँ कैपिटलिज़्म पूरी ताकत से अभी भी ज़िंदा है, अभी भी अपने कार्य कर रहा है, वहाँ पे सब जो गरीब लोग हैं, अमेरिका में इस समय सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है, अमेरिका में इस समय सबसे ज़्यादा गरीबी है वहाँ के हिसाब से। यूरोप में भी उसी तरीके का हाल है और बाकी देशों में भी। तो वहाँ के सब लोग अगर आप देखेंगे तो ईरान की इस जीत से, और जीत मैं इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि जाके ईरान ने कोई अमेरिका पे कब्ज़ा कर लिया या इज़राइल की फोर्सेस को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया या अमेरिका और इज़राइल और सारी वेस्टर्न फोर्सेस की सारी ताकत को ख़त्म कर दिया, लेकिन सिर्फ ईरान सरवाइव किया। तो ये पूरी दुनिया में जो इंसाफ और बराबरी की लड़ाई है सबके लिए, उसके लिए मैं समझता हूँ बहुत बड़ा रेवोल्यूशन का टाइम है। और ये जो अभी एक तरीके से दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर जो वर्ल्ड ऑर्डर है, दुनिया की जो निज़ाम या जो पद्धति है दुनिया चलने की, उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आने के संकेत हैं। और मैं ये समझता हूँ कि भारत को इसमें लीड लेनी चाहिए, जो कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से इस समय भारत देश लीड नहीं ले पा रहा। पूरे ग्लोबल साउथ की, पूरे दुनिया के गरीबों की, पूरे दुनिया के प्रताड़ित लोगों की, कमज़ोर लोगों की, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ गलती नरेंद्र मोदी जी की, आरएसएस और बीजेपी की है। और उसकी वजह भी कहीं ना कहीं ये है कि ये लोग खुद, आरएसएस और बीजेपी के लोग, ज़ायनिस्ट लोगों की तरह सब दुनिया का पैसा अपने पास हड़प लेना चाहते हैं। यही काम वो भारत के अंदर कर रहे हैं और इसीलिए ऐसी शक्तियों के साथ खड़ा भारत को मोदी जी करना चाहते हैं, जो शक्तियां गरीबों का हक लेके अपनी तरफ छीन लें, अपने पास ले लें। लेकिन पूरी दुनिया में आंदोलन अब चल रहे हैं, शुरू हो गए हैं। अफ्रीकन कंट्रीज़ में देख लीजिए आप, वेनेजुएला जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ है उसमें देख लीजिए आप, कितना बड़ा सपोर्ट ईरान के लिए, साउथ अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में कितना बड़ा सपोर्ट ईरान की इस जीत के लिए है। तो हम सब लोगों को अपने अपने, अगर कोई मतभेद भी हैं तो उनको भुला के, अभी ईरान की एक सिंबॉलिक जो जीत हुई है उसमें हम सब लोगों को अपने अपने देश में एक बार फिर सोशलिज़्म, जो सबको तरक्की करने का अधिकार तो दे, सबको अपनी मेहनत से अपनी मेहनत का फल हासिल करने का तो अधिकार दे, लेकिन कुछ लोगों को बेईमानी करके, कानून की शरण में जाके, ऐसे गंदे घिनौने कानून बनवा के कि बाकी सब लोगों का हक अधिकार छीन कर अपने पास कर लें और बाकी सब लोगों को भूखा मरने के लिए छोड़ दें, ये ताकत अब कमज़ोर हो रही है। इसमें ईरान के इस युद्ध का सबसे बड़ा रोल है। इसमें हम सब लोगों को इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करना चाहिए और इसके लिए सबसे बड़ा आंदोलन इस वक्त अमेरिका में चल रहा है, नो किंग्स नाम से, तो उसका भी पूरी दुनिया के लोगों को सपोर्ट भी करना चाहिए और अपने अपने देशों में नो किंग्स नाम के आंदोलन को शुरू करना चाहिए, क्योंकि अब कोई राजा नहीं है, प्रजा ही राजा है। यही बाबा साहब के संविधान ने भी भारत देश की जनता को भी, प्रजा को ही राजा बनाया है। और अब जो एक और बात जो निकल के सामने आ रही है, कुछ मुट्ठी भर जो संस्थाएं हैं जैसे रॉथस्चाइल्ड है, वो उनका जो काम करने का तरीका है वो भी निकल के इस ईरान युद्ध से सामने आ रहा है। वो तरीका ये है कि एप्स्टीन फाइल्स, अगर आप लोगों ने सबने सुना होगा कि पूरे विश्व के ऐसे नेताओं की, ऐसे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स की गंदी घिनौने ब्लैकमेल करने वाली वीडियो बनाओ और उसका इस्तेमाल करके
उनको एक हाथ में इस वीडियो को एक्सपोज करने का धमकी रखो और दूसरे हाथ में उनको लालच करप्शन के रूप में दो, उसके एवज़ में पूरे देश के ऊपर कब्ज़ा कर लो। इसका सबसे बड़ा शिकार इस एप्स्टीन फाइल और डर का, ब्लैकमेल का सबसे बड़ा शिकार अमेरिका हो रहा है। ऐसा अमेरिका के लोग खुद ओपनली बोल रहे हैं कि हमारे ज़्यादातर चुने हुए लीडर्स सबके सब इज़राइल यानी कि ज़ायनिस्ट ताकतों के ग़ुलाम बन गए हैं। वो अमेरिका का हित नहीं देख रहे, ज़ायनिस्ट ताकतों का हित देख रहे हैं। तो अमेरिका जो एक इतनी बड़ी एडवांस डेमोक्रेसी है, उससे भी हम लोगों को सीख लेनी चाहिए। लेकिन फिर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस लड़ाई को भारत सबसे आगे रह के, भारतीय सबसे आगे रह के लड़ सकते हैं और पूरी दुनिया में सोशलिज्म का संदेश बाबा साहब के संविधान के माध्यम से फैला सकते हैं। ऐसा कानून, ऐसा संविधान पूरी दुनिया में नहीं है। अगर इसकी ठीक से अगर इसका प्रचार होगा तो पूरी दुनिया इस प्रकार के संविधान को अपनाएगी, ये भी मेरा मानना और कहना है। इसीलिए बाबा साहब के संदेश को भी हमें पूरी दुनिया में फैलाना चाहिए। ये संविधान हमें विश्वगुरु बनाएगा, कोई और कॉन्सेप्ट, कोई और ताकत हमें विश्वगुरु नहीं बना सकती।